हाय गाइस, माय नेम इज ऋषभ जैन। और जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है काठमांडू, जो कि विक्रम सेठ ने लिखा है। विक्रम सेठ जिन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी एंड काफी लोगों को पसंद होती है, बट काफी लोग उसके बारे में नहीं लिखते हैं एंड कुछ लोग लिख देते हैं। क्योंकि विक्रम सेठ को लिखना बहुत पसंद था और वो काफी फेमस ऑथर भी बने और उन्होंने काफी पोएम्स भी लिखी, तो उनकी जर्नी पढ़ेंगे हम जब वो काठमांडू गए थे। क्या क्या उन्होंने घूमा, क्या क्या ट्रैवल किया उन्होंने, कैसे उन्होंने वहां का कल्चर एक्सप्लोर किया, क्या क्या चीजें उन्हें वहां की पसंद आई और किस चीज ने उनको इतना अफेक्ट किया कि वो एकदम उसमें बिल्कुल खो गए। उन्हें कुछ और उसके आगे दिखाई नहीं दिया और बस फिर वो वापिस आ गए। लेकिन यहां पे जब वो डिस्क्राइब करेंगे कि किस जगह वो गए थे, तो हम एक चीज देखेंगे कि मतलब हम भी खो गए हैं वहां पे। जैसे जैसे वो चीजें बताते हैं हम इमेजिन करने लगते हैं। यानी उनके डिस्क्राइब करने का तरीका इतना अलग था, इतना रियलिस्टिक था कि इंसान सच मान के उसको वहीं पे उसी जगह पे अपने आप खोने लगता है। तो जब हम काठमांडू के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम भी अपने आप को फील करेंगे कि हम भी वहीं पे हैं, हम भी चीजें देख रहे हैं, अपने आंखों से खुद देख रहे हो। ऐसा तरीका था बताने का विक्रम सेठ का। ये एक लॉन्ग जर्नी थी चाइना से इंडिया वाया तिब्बत एंड नेपाल, जो की थी विक्रम सेठ ने। और उसी में जब वो बीच में 2 टेंपल घूमने गए तो उन्होंने उसके बारे में लिखा। तो ये चैप्टर का बैकग्राउंड था। मैं आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूं। अब वो विक्रम सेठ चैप्टर की शुरुआत में ही बता देते हैं कि उन्होंने एक लॉन्ग जर्नी की थी चाइना से इंडिया तक, और वो तिब्बत और नेपाल के रास्ते इंडिया का आए थे। फिर जब वो वापस इंडिया जाते हैं तो वो काठमांडू में हैं और यहां पे उन्हें जो है 2 मंदिर घूमने आए हैं वो यहां पे। तो वो शहर के बीच में ही एक बड़ा सस्ता सा कमरा ले लेते हैं। उन्हें पता नहीं कहां से मिल जाता है। वो कहते हैं कि शायद मेरी किस्मत अच्छी है तो मुझे एक बड़ा चीप सा रूम मिल गया। मैं वहां पे रुका, मैंने थोड़ी देर सोया, नींद पूरी की, आराम किया, क्योंकि काफी ट्रैवल करके आए थे तो थक चुके थे, तो आराम करते हैं। फिर अब वो उठ जाते हैं और मिस्टर शाह के बेटे के साथ और उनके नेफ्यू के साथ अब वो 2 मंदिर घूमने जाएंगे। यानी कि वो उस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे वहां क्या क्या है। और 2 मंदिर बड़े फेमस हैं। एक तो हिंदूज की आइडियल प्लेस है, यानी कि वहां पे खाली हिंदूज का ही आना अलाउड है। साइन बोर्ड है कि खाली हिंदूज ही आ सकते हैं। ठीक है। ये पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में बताएंगे, जो कि सैक्रेड है हिंदूज के लिए। और एक वो बुद्धिस्ट की प्लेस पे जाएंगे जो कि सैक्रेड है बुद्धिस्ट के लिए, और वहां पे वो घूमेंगे। और हम लोग भी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो सैक्रेड प्लेस हिंदूज की और बुद्धिस्ट की, उसमें कितना डिफरेंस है। ये हमारे ऊपर है कि हम किसे ज्यादा अच्छा माने, किसे ज्यादा बुरा माने। बट हाँ, 2 अलग अलग जगह अब हम इस चैप्टर के थ्रू घूम लेंगे। तो तैयार रहिए एक जर्नी पे जाने के लिए 2 टेम्पल्स की। देखते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको ज्यादा मजा कहां पर आता है। तो विक्रम सेठ हम निकल चुके हैं मिस्टर शाह के बेटे के साथ और उनके नेफ्यू के साथ, और वो 2 टेम्पल जाएंगे। एक सैक्रेड है हिंदूज के लिए, एक दूसरा बुद्धिस्ट के लिए। तो सबसे पहला टेम्पल जो सैक्रेड है हिंदूज के लिए वो है पशुपतिनाथ टेम्पल। बहुत फेमस टेम्पल है। और यहां टेम्पल में जब हम घुसते हैं तो वहीं पे एक साइन बोर्ड लगा है, और साइन बोर्ड ये कहता है कि इस टेम्पल के अंदर खाली हिंदूज आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। इवन प्रूफ दिखाना पड़ता है कि हम हिंदूज हैं, तभी आपको इस टेम्पल के अंदर एंट्री मिलेगी। नहीं तो अगर हम सोच रहे हैं कि आप हिंदू नहीं और कोशिश कर लें टेम्पल के अंदर एंट्री लेने की, तो नहीं मिल पाएगी। ऑल्दो है तो ये गलत, क्योंकि भगवान ने तो किसी को डिवाइड नहीं किया। एंड अगर किसी की किसी धर्म में आस्था है तो उसे क्यों रोकना चाहिए। लेकिन ये ऐसा बिलीव है कि उस मंदिर में खाली हिंदूज ही जा सकते हैं, तो जो है खाली हिंदूज को एंट्री मिलती है वहां पे। और जब विक्रम सेठ अंदर घुसते हैं ना मंदिर के अंदर, तो बहुत भीड़ है, काफी लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या है, बहुत सारे लोग हैं, वर्शिप करने आए हुए हैं, प्रीस्ट बहुत सारे हैं, काउज हैं, बहुत सारी डॉग्स हैं, मंकीज हैं। चारों तरफ नजर घुमाओ तो लोग ही लोग, उनके हाथ में पूजा की थाली, फूल है किसी के हाथ में, कोई कुछ बेच रहा है। मतलब एक बड़ा कंफ्यूजन सा है, बड़ा कंफ्यूज सा माहौल है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े हैं,
सबको दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं। और लोग जो है एकदम पागल हो रखे हैं दर्शन करने के लिए, बहुत भीड़ है मंदिर के अंदर। और इतनी सारी चीजों को देख के कि प्रीस्ट भी है, जानवर भी हैं बहुत सारे, काऊ हो गया, मंकी हो गया, ठीक है, ये सब चीजें हैं, पिजन है बहुत सारे, लोग काफी सारे हैं, उनके हाथ में बहुत सारी थालियां पूजा की, इतने सारे फूल, ये सब देख के विक्रम सेठ बड़े कंफ्यूज हो जाते, उन्हें लगता है पता नहीं कहाँ आ गया मैं एकदम से, इतनी ऐसी जगह जिसमें इतनी भीड़ है, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा भीड़ होगी। और बहुत सारे वर्शिपर्स हैं, सब वर्शिप करना चाहते हैं, सब भगवान के सामने हाथ जोड़ना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि वहां के प्रीस्ट उन्हें आशीर्वाद दें, वहां के प्रीस्ट जो है एक अलग बिहेवियर करें उनके साथ, एक तरीके से उनको आशीर्वाद मिले, उन्हें भगवान के दर्शन हो जाए। और इस आशीर्वाद के चक्कर में, इस दर्शन के चक्कर में हम लोग क्या देखते हैं कि काफी लोग तो धक्का मुक्की में आगे चले जाते हैं, यानी कि इतनी भीड़ है कि लोग बस चढ़े पड़े हैं, धक्का मारे जा रहे हैं, टाइम नहीं है किसी के पास भी दर्शन करने का, बस हाथ जोड़ के फटाफट निकलते हैं। और कुछ तो बेचारे हाथ भी नहीं जोड़ पाते, एकदम भागना पड़ता है उन्हें, एकदम निकलना पड़ता है। तो ये हम देखते हैं कि एकदम भागना पड़ जाता है उन्हें, इतनी लोग कोहनी मार रहे हैं, एल्बो मार रहे हैं एक दूसरे के ताकि आगे निकल जाए, आगे निकल जाए, पीछे से धक्का आ रहा है, काफी मेंटेन करनी पड़ती है ऐसी जगह, पुलिस भी बहुत है वहां पे ताकि स्टैम्पेड ना, भगदड़ ना मच जाए अचानक से। तो सब लोग, सबको पूजा करनी है, सबको प्रीस्ट से आशीर्वाद लेना है, काफी लोग नहीं ले पाते, वो बेचारे रह जाते हैं, काफी लोग ले लेते हैं। और इतने भीड़ भाड़ वाले माहौल में अचानक से प्रिंसेस आती है नेपालीज रॉयल हाउस की। तो यानी कि जैसे ही नेपालीज रॉयल हाउस की प्रिंसेस आती है काठमांडू में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि एकदम से सब लोग उनके लिए रास्ता बना देते हैं, सबके सब हट जाते हैं और उनके लिए रास्ता बना देते हैं। और उनको देख के सब बड़े खुश से होते हैं कि प्रिंसेस आ गई ना, राजकुमारी आ गई। ये सब पहले होता था, हम कहानियों में सुनते थे कि किसी राजकुमारी होती थी, लेकिन वहां पे जैसी प्रिंसेस आती है तो सबके सब उनके लिए हट जाते हैं, उनके लिए रास्ता बना देता है ताकि वो इजिली जा सके। और जब वो चले जाएं तो फिर वही भगदड़ मच जाती है, फिर लोग दर्शन करने के लिए एकदम बेचैन हो जाते हैं, सबको दर्शन करने हैं। तो ये मंदिर के अंदर का हाल है जो पशुपतिनाथ में। मंदिर के बाहर क्या है कि बहुत सारे वेस्टर्नर्स यानी कि फॉरेनर्स, उन्होंने सैफरन कपड़ा पहना हुआ है। जैसे सैफरन कपड़ा पहनते हैं ना, साधु वगैरह बहुत होते हैं वो पहनते हैं, सैक्रेड माना जाता है हिंदूज के लिए। तो बहुत सारे वेस्टर्नर्स जो फॉरेनर्स हैं, साफ दिख रहे हैं कि वो फॉरेनर्स हैं, बहुत सारे, उन्होंने सैफरन कपड़ा पहना हुआ है और लाइन लगा के खड़े हैं कि हमें मंदिर के अंदर जाना है, हमें भी दर्शन करने हैं और हम हिंदू हैं, क्योंकि साइन बोर्ड ये कहता था कि खाली हिंदूज अलाउड है अंदर और कोई नहीं है। तो जैसे ही बहुत सारे वेस्टर्नर्स खड़े हैं, उन्होंने सैफरन कपड़ा ओढ़ा हुआ है और कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हमें अंदर जाना है। लेकिन वहां पुलिस वालों के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं आप हिंदू नहीं, आप नहीं जा सकते, वो कह रहे हैं हम हैं, हम अंदर जाना चाहते हैं। यानी कि मंदिर के चारों तरफ बड़ा भगदड़ का माहौल है, बहुत भीड़ है, लोगों को दर्शन करने हैं, हिंदूज ही जा सकते हैं, तो काफी लोग जाना चाहते हैं पर नहीं जा पा रहे क्योंकि वो हिंदू नहीं है, ये हमें पता चल जाता है। और अचानक से ऑथर देखते हैं कि दो मंकीज के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि हो जाती है ना कई बार, मंकीज बहुत है, काउस बहुत है, बहुत सारे पिजन्स हैं वहां पे। तो अचानक से दो मंकी, दो बंदरों के बीच में लड़ाई हो गई और एक बंदर दूसरे को धक्का देता है और वो शिवलिंग पे जाके गिर जाता है। एंड देन फिर दोनों लड़ रहे हैं, दोनों कूद रहे हैं, क्योंकि बंदर तो बहुत जोर जोर से अलग अलग जगह कूद जाता है, ऊपर चढ़ता रहता है। दूसरा बंदर भी उसका पीछा करते करते उसके पीछे जा रहा है और अब दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं। एंड भागते भागते अचानक से एक जो है वो होली रिवर बागमती में गिर जाता है और उनकी लड़ाई जो है खत्म सी हो जाती है। तो एक जो है होली रिवर बागमती में गिर गया, यानी कि अभी भी पता चल रहा है बंदर लड़ रहे हैं, तो बड़ा अफरा तफरी का माहौल है वहां, ठीक है। फिर बाहर निकल के, मंदिर के बाहर निकल के ऑथर देखते हैं कि शमशान घाट है, वहां पे एक कॉप्स है जिसको क्रीमेट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है ऐसी जगह थी, जैसे हम जाते हैं जो भी होली प्लेसेस होते हैं, हरिद्वार हो गए, बनारस हो गया, यहाँ पे ये माना जाता है कि काफी लोगों की मान्यता ये है हिंदू धर्म में कि अगर कोई मर जाए तो उसको वहीं जलाया जाएगा। तो ऐसी पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर हम लोग देखते हैं कि एक बॉडी ऑथर देखते हैं कि क्रीमेट की जा रही है, तो वो वहां पे पास में शमशान घाट भी देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक जगह है जहां पे बहुत सारे फूल ही फूल हैं और उसमें से काफी फूल जो है वो रिवर में फेंके जा रहे हैं, क्योंकि वो यूज हो चुके हैं, उनसे पूजा हो चुकी है, लोग उनको यूज कर चुके हैं, तो इसलिए अब वो किसी काम के नहीं रहे, तो इसलिए उनको रिवर में फेंका जा रहा है ताकि नई मालाएं बने, फिर नए फूल आए, क्योंकि पुराने फूल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए काफी सारे फूल जो हैं वो रिवर में गिर दिए जाते हैं
और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो वहां पे घाट है, वहां पे एक छोटा सा बड़ा शाइन करता हुआ स्टोन का प्लेटफॉर्म, अ स्मॉल श्राइन, एक छोटा सा श्राइन है, यानी कि एक ऐसी छोटी सी प्लेस है वर्शिप करने की। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, यानी कि एक छोटी सी जगह है वर्शिप करने की, और वो निकल किसमें से रही है? एक स्टोन का, एक पत्थर का बड़ा सा जगह है, पत्थर है उस जगह पे, काफी सारा प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, वहां पे एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी मूर्ति सी निकल रही है जिसकी लोग पूजा करते हैं। और ये मूर्ति बड़ी महत्व की है, क्योंकि अभी ये आधी निकली हुई है, आधी अंदर है, और लोगों का मानना यह है कि जिस दिन ये मूर्ति पूरी की पूरी निकल जाएगी, जिस दिन ये मूर्ति पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी, उस दिन दुनिया में से सारे बुरी चीजें चली जाएंगी, जितना ईविल, जितनी गंदी आदतें हैं, जितने बुरे लोग हैं, सब के सब गायब हो जाएंगे इस दुनिया से, और खाली इस दुनिया में अच्छाई रह जाएगी। यानी कि जिस दिन ये मूर्ति बाहर आ गई पूरी की पूरी, उस दिन जो है सब अच्छा हो जाएगा। और इसलिए लोग यहाँ आके पूजा करते हैं कि ये मूर्ति पूरी बाहर आ जाए, ताकि दुनिया में सब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बुरा ना हो। ये इस मूर्ति के थ्रू बताया गया है। तो वहां पे ये था हमारा अभी तक का, जो वो घूमने गए हैं मंदिर में, यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर वो घूमते हैं। तो बहुत भीड़ है, स्लोगन, वो साइन बोर्ड जिसमें खाली लिखा हुआ है कि खाली हिंदूज ही आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, ये है। फिर हम लोग देखते हैं काफी लोग जाना चाहते हैं, बट क्योंकि वो हिंदू नहीं है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे जानवर हैं, 2 बंदर की लड़ाई भी हो रखी है, कॉप्स क्रीमेट, शमशान घाट भी है वहां पे, फिर फ्लावर्स गिरे जा रहे हैं, और एक छोटी सी मूर्ति निकल रही है एक स्टोन के प्लेटफॉर्म से, जिससे मान्यता क्या है कि अगर ये पूरी की पूरी बाहर आ गई तो उस दिन दुनिया से सारी बुरी आदतें चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ये पशुपतिनाथ मंदिर के हमने दर्शन किए। यानी कि लिखा ही ऐसा हुआ है कि काफी टाइम के लिए तो हम ऐसा फील करते हैं कि हम वहीं हैं, चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कितनी भीड़ भाड़ है, तो ऐसा लगता है कोई धक्का मार रहा है हमें। ये लिखने का तरीका था, रियलिस्टिक तरीका विक्रम सेठ का। अब ये सैक्रेड प्लेस थी हिंदूज के लिए, वो 2 टेंपल जा रहे थे, तो एक हिंदूज के लिए सैक्रेड प्लेस थी और दूसरी बुद्धिस्ट के लिए। तो अब वो वहां जाएंगे जो कि सैक्रेड प्लेस है बुद्धिस्ट के लिए, और वो बौद्धनाथ स्तूप चले जाते हैं। ठीक है, वहां पे वो चल गए हैं, वहां पे एक वाइट डोम रिंग्ड बाय अ रोड। ठीक है, वहां पे एक वाइट डोम है, जो कि वहां पे सड़क बनी हुई है, रिंग्ड बाय अ रोड। और इस पूरे जो बौद्ध स्तूप है, इसके आसपास का एरिया बहुत शांत है, एकदम शांति है। यहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं कि कोई रहता हो, जबकि लोग रहते हैं। लोगों की दुकानें छोटी छोटी, बहुत सारे तिब्बत के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके बस जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतनी शांति है कि ऐसा लगता नहीं कोई है। तो जहां मंदिर में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, वहां बौद्ध स्तूप में क्या देखते हैं? शांति है बहुत। और ये इवन अगर हम भी कभी बुद्धा टेम्पल वगैरह कहीं पे जाए तो हम देखते हैं कि बड़ी शांति सी रहती है उस पूरे एरिया में, बहुत पीसफुल सा एरिया होता है। ऐसा ही बौद्धनाथ स्तूप है, वाइट डोम रिंग बाय रोड, और वहां पे बहुत सारी छोटी छोटी शॉप हैं जो तिब्बत के लोगों ने खोली हुई हैं, जो वहां के बसे हुए हैं, और वो अपने वहां की जो चीजें हैं, यानी कि जैसे तिब्बतन ज्वेलरी हो गई वो बेचते हैं, तिब्बत के बैग्स हो गए वो बेचते हैं। ठीक है, तिब्बत के कुछ प्रिंट्स हो गए, कुछ फेमस चीज हो गई, सीनरी हो गई, किसी जगह की फोटो हो गई, वो बेची जाती है। यानी कि तिब्बत के लोग हैं वहां पे, तो जो तिब्बत में चीजें फेमस हैं वो बेचते हैं। और वहां पे ज्यादा क्राउड नहीं है, ज्यादा भीड़ नहीं है, कम लोग हैं, और पूरा का पूरा एरिया एकदम शांत है। तो वो पहले वो पशुपतिनाथ मंदिर घूम लेते हैं, और उसके बाद वो अब बौद्धनाथ स्तूप घूम लेते हैं। यानी कि वो 2 जगह जो वो घूमना चाहते थे, जो सैक्रेड प्लेस थी हिंदू और बुद्धिस्ट के लिए, वो वहां पे घूम लेते हैं अच्छे से। अब वो काठमांडू के बारे में लिखते हैं कि काठमांडू जगह कैसी है? विविड, यानी कि बड़ी लाइवली सी है, हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी सी आती है। अगर आप वहां घूमोगे कभी थकोगे नहीं, आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा, आपका जीने का मन करेगा। एक लाइवलीनेस सी है उस जगह में। मर्सिनरी, रिलीजियस, यानी कि बड़ी रिलीजियस प्लेस है, क्योंकि जहां पे मंदिर हो, इतने सारे यात्री आए जो कि बहुत श्रद्धा से आ रहे हैं, मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं, तो अपने आप बड़ी रिलीजियस प्लेस बन जाती है वो। ठीक है, और छोटी छोटी श्राइन्स हैं, छोटी छोटी जगह हैं, जहां बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हैं, जहां पे लोग पूजा करते हैं। और मूर्तियों के आगे, यानी कि डीटीज जिन्हें हम प्रेस करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके आगे फूल चढ़े हुए हैं, ऐसे हम देख सकते हैं।
तो बड़ी लाइवली सी जगह है और बहुत रिलीजियस प्लेस है। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे बुद्धा के टेम्पल्स हैं, छोटे छोटे, कहीं शांति है, कहीं हंगामा है, लेकिन एक लाइवलीनेस सी है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आती है वहां से। ठीक है। और छोटे छोटे मंदिर है जहाँ पे मूर्तियों के आगे फूल चढ़े हुए हैं, बहुत सारे। अब वो बाहर निकलते हैं स्ट्रीट पे तो देखते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी शॉप है और हर तरीके के सेलर हैं। क्या क्या बेच रहे हैं? कोई फल बेच रहा है, कोई बांसुरी बेच रहा है, फ्लूट सेलर भी है, हॉकर ऑफ पोस्ट कार्ड भी है, शॉप्स भी हैं जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेच रही हैं। क्योंकि जब हम भी देखते हैं ना किसी रिलीजियस प्लेस जाते हैं तो उसके आसपास बहुत टूरिस्ट आते हैं और वो पूरी कंट्री से टूरिस्ट आते हैं, हर जगह से। तो ताकि लोग चीजें खरीदें, कुछ खत्म हो जाए अपने वहां की चीज खरीदें, तो हर चीज की अवेलेबिलिटी रखी जाती है। तो छोटे से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी शॉप होगी। ठीक है। फ्रूट सेलर है, फ्लूट सेलर है, हॉकर है पोस्ट कार्ड का, और जी शॉप्स हैं जो कि वेस्टर्न कॉस्मेटिक सेल कर रही हैं, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी वहां पे सेल हो रहे हैं। फिल्म रोल्स हैं, यानी कि जो काफी सारे मूवी देखनी हो, किसी को इंटरेस्ट हो, वो सेल किए जा रहे हैं। चॉकलेट है वहां की जो कि काठमांडू में मिलती है स्पेशल, वो चॉकलेट्स है वहां पे। कॉपर के यूटेंस, कॉपर के बर्तन है, अगर किसी को कोई बर्तन खरीदने हो वो हैं। और नेपाल की जो एंटीक चीजें हैं जो खाली नेपाल में पाई जाती हैं, उनके छोटे छोटे शोपीस बेचे जा रहे हैं। ठीक है। गाने बज रहे हैं वहां पे, काफी शोर भी है, कार का हॉर्न है, और जी बाइसाइकिल की घंटी बज रही है, तो कहीं गाने बज रहे हैं, कहीं मंदिर में भजन बज रहे हैं, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, कहीं बाइसाइकिल की रिंग है। ठीक है। ये सब चीजें वहां पे हैं। ठीक है। और गाय जो है वो इधर उधर घूम रही हैं, मोटर व्हीकल्स को देख रही हैं, घूमते हुए, आते हुए, जाते हुए। ठीक है। और इसी मतलब उन्होंने अभी काठमांडू को पूरा डिस्क्राइब किया कि उन्होंने कैसे देखा काठमांडू में, उन्हें क्या क्या दिखा, उन्हें काठमांडू कैसा लगा, ये हमें पता चलता है। तो पहले तो बड़ा विविड, लाइवली सा लगा, बहुत रिलीजियस प्लेस है और बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें बहुत मूर्तियों के आगे फूल चढ़े हुए हैं। हर चीज मिलती है, फल है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, सब मिलेगा। बांसुरी मिलेगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे आपको, नेपाल के एंटीक्यूटीज भी मिलेंगी जो कि बहुत एंटीक है, नेपाल में जो मिलती है खाली। और फिर चॉकलेट भी मिलेगी वहां की, फिल्म रोल्स भी मिलेंगे। और बहुत शोर सा भी है, कहीं गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, कहीं मंदिर में भजन बज रहे हैं। ठीक है। और जी कहीं घंटी बज रही है, तो साइकिल की घंटी, जो भी जिस पे जा रहा है वो बजा रहा है हॉर्न, भीड़ सी है काफी। और गाय घूम रही है इधर उधर, क्योंकि वहां पे हिंदुओं का सेक्रेड टेम्पल है, तो काउस को एक अलग रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको कोई हटाता नहीं है, मारता नहीं है वहां पे। तो इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी गाय घूम रही हैं, सब एक तरीके से उनको भगवान ही मानते हैं, तो पूजा की जाती है गाय की। तो इसलिए उन्हें कुछ कहता नहीं है, वो सड़कों पर घूम रही हैं और मोटर व्हीकल्स को आते जाते देख रही हैं, जैसे कि हम देखते हैं कई बार जब गाय दिखती है। और इसी माहौल में घूमते हुए, काठमांडू डिस्कवर करते हुए, ऑथर जो है वो अपने लिए एक मिठाई खरीदते हैं जिसका नाम है मर्जीपान। तो वो वहां की जो काठमांडू की जो फेमस है मर्जीपान, वो वहां की मिठाई खरीदते हैं, जिसमें सारी ड्राई फ्रूट्स भी हैं, चिली भी है, नमक भी है, काफी सारी चीजें डली हुई हैं, यानी कि वो नेपाल की फेमस चीज है मर्जीपान। वो जो है ऑथर वहां से खरीदते हैं, वो खा रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है। फिर और घूम रहे हैं, चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि काठमांडू में आए हैं। तो हम भी जैसे कहीं घूमने जाते हैं, जो चीजें हम देखते हैं वही ऑथर ने डिस्क्राइब की हुई है, और हम भी कुछ कुछ खरीदते हैं, वहां की स्पेशल चीज खाने के लिए बेताब रहते हैं कि भाई यहाँ आए हैं तो खा के जाएंगे। कभी कभी तो आना होता है तो वहां की स्पेशल चीज खाई जाती है। इवन लोग भी कहते हैं कि भाई हमारे लिए वो लेके आना, हमने सुना है बड़ा फेमस है वहां की कोई चीज, तो वो भी हम लोग ले लेते हैं कि ठीक है कब कब आना होता है, एक मेमोरी है कि याद जुड़ी रहती है। ऐसी ऑथर घूम रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं। फिर जो है वो खाते हैं मर्जीपान थोड़ा, फिर उसके बाद जो है वो लव स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स खरीद लेते हैं, थोड़ी सी किताबें खरीद लेते हैं, रीडर डाइजेस्ट खरीद लेते हैं। ये सब खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, कोको कोला उनके हाथ में है, ऑरेंज ड्रिंक उनके हाथ में है, यानी कि वो काठमांडू को पूरा अच्छे से जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, डिप्रेस्ड नहीं है, मजा आ रहा है उन्हें काठमांडू घूमने में। तो उन्होंने पहले तो टेम्पल्स घूमे जो सेक्रेट थे हिंदूज और बुद्धिस्ट के लिए, और उसके बाद जो है अब वो काफी जगह घूम रहे हैं, काठमांडू एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वहां क्या क्या, किस किस चीज को जो है देखा जा सकता है, घूमा जा सकता है, क्या क्या हम पा सकते हैं वहां पे। वो हर चीज वहां की एक्सप्लोर कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, अपनी जो ये जर्नी है उसको एंजॉय कर रहे हैं। फिर
अब वो सोचते हैं कि मुझे घर जाना तो है, तो उन्हें जब घर जाना होता है उसके लिए रिजर्वेशन कराना है, तो वो सोच रहे हैं वो घर जाए कैसे, उनके पास काफी ऑप्शन है। अब क्योंकि वो काठमांडू आए हैं तो एक तरीका ये है कि और जो आसपास की चीजें वो भी घूमी जा सके, और एक ऐसे ट्रैवल की तरह जिसे ट्रैवलिंग का बड़ा एंथुजियाज्म हो, मजा आता हो ट्रैवलिंग करने में, कभी भी ट्रैवलिंग करा दो, कभी भी घुमा दो। अगर कोई ऑथर सोचते कि अगर मुझे ऐसे बन के जाना है कि मैं भी एंथुजियाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं घूमने के लिए, तो एक तरीका तो ये है कि मैं बस और ट्रेन लेके पटना जा सकता हूं। ठीक है, पटना जाके मैं सेल करने के बाद बनारस से इलाहाबाद जा सकता हूं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं यमुना में मैं सेल करके ट्रैवल करके, जैसे काफी सारी बोट्स ही चलती हैं, फिर मैं वहां से आगरा से दिल्ली जा सकता हूं। यानी कि एक तरीका उनके पास ये है कि वो बस ट्रेन पकड़ के काफी और जगह भी घूम सकते हैं, डायरेक्टली घर ना जाके वो काफी और जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिल्ली जाना है उन्हें तो इलाहाबाद होके, बनारस होके, पटना होके, आगरा होके, मतलब काफी और फेमस फेमस जगह वो घूम सकते हैं। ये उनका प्लान, एक तरीका ये भी है। बट वो सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं काफी टाइम से घूम रहा हूँ, अब मुझे प्रॉपर रेस्ट चाहिए और घर भी जाना जरूरी है, कुछ काम अटके हुए हैं, कुछ काम करने हैं, तो वो सोचते हैं कि इतना लंबा टूर नहीं करता, मैं इतनी जगह नहीं जाता, मैं डायरेक्ट अपने घर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ सब ना घूम के, जो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो सोचते हैं नहीं मैं डायरेक्ट घर जाता हूँ, और वो एयरलाइन ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं और टिकट ले लेते हैं दिल्ली के लिए, ताकि वो डायरेक्ट दिल्ली चले जाए, यानी कि प्लेन से डायरेक्ट दिल्ली आ जाए। ये उनका अब प्लान बन जाता है। अब जब वो मार्केट में घूम रहे हैं जैसे, तो घूमते घूमते उन्हें एक फ्लूट सेलर दिखता है जो बांसुरी बेचता है ना। उस बांसुरी वाले के बारे में बड़ी खास बात उन्हें ये लगती है कि उसने अपनी पीठ पे एक टोकरा सा बांधा हुआ और उसके अंदर बहुत सारी बांसुरी रखी हुई है, और वो बांसुरी ऊपर से बाहर की तरफ कुछ बांसुरी निकल रही है, तो वो चारों तरफ फैली हुई है, और ऐसा लगता है जैसे कैक्टस नहीं होता वो चारों तरफ फैल जाता है, वैसे लगता है उसकी पीठ के पीछे जो है। तो वो जो है बांसुरी बेच रहा है और बैम्बू की बनी हुई है। ठीक है, उसके पास क्रॉस फ्लूट है, रिकॉर्डर है, बहुत सारी चीजें हैं उसके पास, और ये जो है फ्लूट बेच रहा है, बांसुरी बेचने वाला है ये। अब इसके बारे में खास बात क्या है कि बेचते बेचते बीच में बचाता भी है, क्योंकि बजाएगा नहीं तो कौन खरीदेगा। ये दिखाता है कि कितनी सुरीली आवाज बांसुरी में से निकलती है, यानी कि बांसुरी कितनी जबरदस्त चीज है, अगर उसको ढंग से बजाया जाए तो कितना मजा आएगा, कितनी सुरीली आवाज निकलती है। तो वो बीच बीच में जो है बांसुरी बजा रहा है, वो बजाता है, वो फिर रोक देता है थोड़े टाइम बाद बजाने के बाद, फिर उससे कोई कोई बांसुरी खरीद लेता है तो ठीक है वो बेच देता है, नहीं खरीदता तो थोड़ी देर रेस्ट करके वो फिर बांसुरी बजाने लगता है, फिर रुक जाता है, फिर उससे कोई खरीद लेता है, फिर बीच में कभी किसी से बात कर ली, कभी फ्रूट सेलर से बात कर ली। और ऑथर ये सोचते हैं कि इसकी जिंदगी कितने टाइम से ऐसी चल रही होगी, क्योंकि हमेशा बांसुरी बेचता होगा बेचारा, इजी होगा उसके लिए बेचना, बजाता होगा, बेचता होगा, बिक गई ठीक है, नहीं बिकी तो थोड़ी टाइम रुक गया, फिर बजा ली, कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली, और पता नहीं कितने साल से ऐसी जिंदगी जी रहा होगा। ये जो है ऑथर उसके बारे में सोचते हैं। बट जो फ्लूट, जब बांसुरी बजती है उसके अंदर जो सुरीली आवाज निकलती है ना, वो विक्रम सेठ को बड़ी पसंद है। वो जो है इन्हें एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाती है, ये एकदम खो जाते हैं उसमें, और अगर कहीं बांसुरी बज रही हो तो ये उस जगह को छोड़ नहीं सकते, वहीं के वहीं अटक जाते हैं। इतना प्यार था विक्रम सेठ को बांसुरी की आवाज से। अब जब उन्हें एक बांसुरी वाला दिखता है और वो बजा रहा है, तो विक्रम सेठ तो वहीं के वहीं अटक गए, उनका ही मन हो रहा है उस जगह से जाने का, जो स्क्वायर थी जगह वहां से जाने का मन नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि बस बांसुरी की आवाज सुनते रहें, बांसुरी से आवाज मीठी मीठी जो है धुन निकलती रहे, वो उसको सुनते रहें और खोते रहें, एकदम मदहोश से होते रहें। जैसे हमें कोई गाना पसंद होता है तो हमारा मन करता है सुनते रहें, ये बजता रहे, बड़ा खो सा जाते हैं ना उसमें। ऐसी विक्रम सेठ जो है वो बांसुरी की आवाज में खो जाते हैं। तो लगता है कि यार नहीं, बस बांसुरी जो है बहुत बढ़िया है, मैं बांसुरी बजाऊं, बांसुरी बज रही है, मैं इसको सुनता रहूं और ऐसी मेरी जिंदगी कटती रहे। वो ये अपनी लाइफ मान लेते हैं एक तरीके से। वो फ्लूट के साथ एकदम खो जाते हैं, डूब जाते हैं फ्लूट की आवाज में। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि बांसुरी हर कंट्री में एग्जिस्ट करती है अपने नाम से, अलग अलग नाम है मतलब बांसुरी के, और हर तरीके के म्यूजिक में उसकी जरूरत पड़ती है, और एक तरीके से हर जगह वो इस्तेमाल होती है। कोई भी गाना हो, कुछ भी हो, बांसुरी का जादू ही ऐसा जबरदस्त है कि बिना उसके काम नहीं चलता है।
ये ऑथर कहते हैं। फिर वो अलग अलग नाम बताते हैं जिससे वो जानी जाती है अलग अलग कंट्रीज में। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि हर कंट्री में बांसुरी का अलग अलग नाम है, अलग अलग म्यूजिक छोड़ती है और उसका अलग अलग ही इफेक्ट होता है। तो वो ये बता रहे हैं कि बांसुरी कितना जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जब भी बजता है तो ऑथर तो एकदम खो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो अलग अलग नाम क्या है उसके? द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट। अब वो ये भी बता रहे हैं किस तरह से बजाई जाती है फ्लूट, ठीक है। ब्रीदी फ्लूट्स होते हैं साउथ अमेरिका में, क्लियर होती है, बड़ी ब्रीदी सी फ्लूट्स होती है, ऐसा लगता है सांस बाहर आ रही हो साथ में। और चाइना में क्या होता है, बड़ी हाई पिच्ड फ्लूट्स बजती हैं, बहुत ज्यादा हाई पिच पे बजाई जाती हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि हर तरीके की जो बांसुरी जो हर देश में बजती है उसका अपना ही मजा होता है, अलग ही तरीके का म्यूजिक होता है, और कोई सा भी सुन लो उसमें आप खो ही जाओगे, मदहोश हो जाओगे। ये विक्रम सेठ का मानना है, ठीक है। लिंगरिंग एंड कंपास। और वो कहते हैं कि बांसुरी बजाने का जो मेन मोटिव है वो इंसान की ब्रीथ होती है, यानी कि जिससे हम जिंदा रहते हैं, उसी वो जो हमारी सांस हमारा अंदर बाहर लेना, हम इससे तो जिंदा है ना। जब ये रुक गई यानी कि हम नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये जो अंदर बाहर लेने का प्रोसेस है, यानी कि जिससे हम जिंदा है, इसी सांस के वजह से ये बांसुरी बजती है। और जब बजती है तो इंसान खो ही जाता है। मोटिव फोर्स क्या होता है, मेन फोर्स क्या होता है इसके पीछे? हमारी सांस होती है, लिविंग ब्रीथ होती है, जो हमें जीने में तो हेल्प करती है लेकिन बांसुरी बजाने में भी मदद करती है। और वो कहते हैं कि मतलब मजा आ जाता है जब भी ये बांसुरी बजती है। कभी पॉज करना पड़ता है, एकदम ब्रीथ छोड़नी पड़ती है, और तब जाके वो बांसुरी में से आवाज निकलती है, तब जाके वो एक अलग सा म्यूजिक पैदा करता है। और जब भी करता है, जहां भी करता है, एक अलग ही मजा आता है। तो यानी कि बांसुरी को वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं और ये भी बताते हैं कि उनको कितनी पसंद है, अलग अलग देशों में किस नाम से जानी जाती है। और कहते हैं कि जिस भी देश में बजती है उस देश में अलग ही इफेक्ट छोड़ती है, बड़ा ही मजा आता है सुनने में भी, अलग ही उसका म्यूजिक होता है। लेकिन एक चीज कॉमन होती है, वो ये है कि आप जब भी सुनोगे तो बस आप खो जाओगे, मदहोश हो जाओगे उस आवाज में। ये विक्रम सेठ कहते हैं। फिर वो एकदम से देखते हैं कि वो कितना अफेक्ट हो गए कुछ फ्रेजेस बांसुरी के बारे में बोल के, पढ़ के, और उन्हें बांसुरी से कितना प्यार हो गया है। तो ये वो आखिरी में सोचते हैं। और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है काठमांडू विक्रम सेठ के द्वारा लिखा हुआ वो खत्म होता है। यानी कि इस तरह से लिखा गया। विक्रम सेठ क्यों फेमस हुए? क्योंकि बड़ा ही एक ऐसे लिखते थे कि हम खो जाते थे उस चीज में। और उन्होंने कुछ टेम्पल्स के बारे में हमें बताया, पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ स्तूप के बारे में हमें बताया। फिर काठमांडू को डिस्क्राइब किया कि काठमांडू कैसी जगह है, क्या क्या होता है वहां पे, कब कब होता है, क्या क्या चलता है, तो वहां को डिस्क्राइब किया उन्होंने पूरा। फिर आने के लिए टिकट कराई। उसके बाद उन्होंने जो है फ्लूट का जो म्यूजिक है, जो बांसुरी है, उसके वो डिस्क्राइब किया, वो कितनी जबरदस्त होती है, कितना जबरदस्त वो म्यूजिक पैदा करती है और कितना खो जाते हैं उसमें वो। उन्होंने हमें ये भी बताया कैसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, कितना खूबसूरत उसका म्यूजिक होता है। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था जो आपको एक काठमांडू की सैर करा देता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपने थोड़ा काठमांडू के बारे में जाना होगा, थोड़ा सा ऐसा भी लगा होगा कि घूम के आए। तो ये था आपका चैप्टर काठमांडू बाय विक्रम सेठ।